वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज एंड अकाउंट्स ऑफ लिक्विडेशन में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब किसी कंपनी का समापन हो रहा होता है तो उस समय जो उनका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया जाता है, जिसमें सारी सूचनाओं को एक जगह दिखाया जाता है कि संपत्तियों से कितना पैसा हमें वसूल हो जाएगा और किस किस ऑर्डर में हमें उनका भुगतान करना होगा। तो इसका ऑर्डर मैंने आपको समझाया था, जिसमें असेट्स के आपके दो कॉलम बनते हैं, एक लिस्ट ए एंड लिस्ट बी। लिस्ट ए में असेट्स नॉट स्पेशली प्लेस्ड, यानी वो संपत्तियां आती हैं जिन्हें स्पेशली किसी को गिरवी नहीं रखा हुआ है, उनका वसूली मूल्य दिखाया जाता है। लिस्ट बी में उन संपत्तियों को शामिल किया जाता है जिन्हें किसी लोन के अगेंस्ट में गिरवी रखा हुआ है। इस लिस्ट बी के अंदर हम अमाउंट की 4 कॉलम बनाते हैं। पहले कॉलम में उस संपत्ति का वसूली मूल्य आएगा जिसे गिरवी रखा हुआ है। सेकंड कॉलम में उसके अगेंस्ट में कितना लोन चुकाना है उसकी राशि होगी। यदि डेफिशिएंसी है यानी पैसा कम पड़ रहा है तो थर्ड कॉलम में आएगा, और सरप्लस है तो हमारा फोर्थ कॉलम में होकर आउटर कॉलम में शिफ्ट हो जाएगा। तो एस लिस्ट ए और लिस्ट बी शो करता है टोटल कितना पैसा हमारे पास अवेलेबल है चुकाने के लिए। उसके बाद बनता है आपका लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ में हम दिखाते हैं किस ऑर्डर में हमें उनका भुगतान करना है। तो ऑर्डर जो था उसमें सबसे पहले हमारा लिस्ट सी था, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। देन लिस्ट डी, डिबेंचर होल्डर्स या लोन जिसको फ्लोटिंग चार्ज है। देन लिस्ट ई, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। लिस्ट एफ, प्रेफरेंशियल कैपिटल। और लिस्ट जी हमारी आती है इक्विटी शेयर कैपिटल। तो परफॉर्मे के फॉर्म में देखेंगे हम किसको हम किस तरीके से बनाएंगे। तो जैसे यहाँ पे एक परफॉर्मा दे रखा है, फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दे रखा है। इसमें हमको सबसे पहले लिस्ट ए में आ जाएगा असेट्स नॉट स्पेशली प्लेस्ड, ऐसी संपत्तियां जो गिरवी रखी हुई नहीं है। इनमें उन सब संपत्तियों के नाम आ जाएंगे, जो भी संपत्तियां हैं उनका वसूली मूल्य आ जाएगा। यदि किसी अंशों पे कोई बकाया राशि है, कोई कॉल्स इन एरियर है, तो उस पर जितना पैसा वसूल होने की संभावना है उसे भी लिस्ट ए में ही शामिल करके दिखाया जाएगा। लिस्ट बी हमारा इस तरीके से बनेगी। लिस्ट बी में हमारे 4 कॉलम बनेंगे अमाउंट के। ए, इसमें आ जाएगा एस्टिमेटेड लायबिल वैल्यू ऑफ असेट्स। बी, ड्यू टू सिक्योर क्रेडिटर्स। इन दोनों को कंपेयर करके डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस में यदि हमारे क्रेडिटर्स ज़्यादा हैं और संपत्तियों का मूल्य कम है तो डेफिशिएंसी सी में दिखाएंगे, ये हमारी अनसिक्योर्ड हो जाएगी, जिसको हम लिस्ट ई में आकर जोड़ के दिखाएंगे। यदि हमारी संपत्तियों का मूल्य ज़्यादा है और लोन कम है तो सरप्लस की सिचुएशन होगी। सरप्लस यदि है तो वो लिस्ट चौथे कॉलम में सरप्लस में दिखाया जाएगा, जिसको हम आउटर कॉलम में शिफ्ट कर देंगे। तो लिस्ट ए का टोटल और लिस्ट बी के सरप्लस को जोड़ के टोटल अमाउंट निकल जाएगी संपत्तियों की जो हमको चुकाने के लिए हमारे पास अवेलेबल है। इसके बाद हम दिखाएंगे लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ में सबसे पहले हम जो भी आपको पैसा अवेलेबल है, एस्टिमेटेड टोटल असेट्स अवेलेबल फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स, सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ब्रॉड फॉरवर्ड कर देंगे। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड दिखाएंगे ग्रॉस लायबिलिटी कितनी है और राइट हैंड साइड दिखाएंगे उसकी नेट लायबिलिटी कितनी है, यानी वास्तव में कितना हमको चुकाना है। इन सबसे पहले पेमेंट किया जाएगा लिस्ट सी का, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का। उसके बाद ये राशि बचती है तो उसमें से हम नेक्स्ट पेमेंट करेंगे लिस्ट डी, डिबेंचर होल्डर एंड क्रेडिटर्स सिक्योर्ड बाय ए फ्लोटिंग चार्ज। फिर भी यदि राशि बचती है तो उसके बाद पेमेंट किया जाएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का एज पर लिस्ट ई। जो क्रेडिटर्स प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में शामिल कर दिए गए हैं उन्हें हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में से लेस करके दिखा देंगे। रिमेनिंग बचे हुए क्रेडिटर्स हमारे अनसिक्योर्ड में आ जाएंगे। लिस्ट ई को पेमेंट करने के बाद बची हुई राशि हमको चुकाएंगे हम प्रेफरेंशियल कैपिटल को। लिस्ट एफ, जितना भी पैसा उनको चुकाना है। उसके बाद लास्ट जो क्लेम है वो बचता है इक्विटी शेयर होल्डर का, लिस्ट जी। सबसे लास्ट में यदि कोई राशि आपकी बचती है वो सरप्लस या डेफिशिएंसी होती है, वो हमारी लिस्ट एच के अंदर ट्रांसफ़र कर दी जाती है, लिस्ट एच के फॉर्मेट में उसको दिखाई जाती है। तो ये हमारा परफॉर्मा है, जिस परफॉर्म में हमको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है। अब एक एग्जांपल लेके देखेंगे हम इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। इस एग्जांपल में एक कंपनी है जो 1 अप्रैल 2020 को ऐच्छिक समापन में चली गई है। इसमें हमें शेयर कैपिटल दे रखी है 5 लाख रुपए, हमारी इशूड शेयर कैपिटल है। इसमें सब्सक्राइब्ड है 50,000 शेयर्स 10 ईच 5 लाख, जिसमें 1 लाख रुपए का कॉल्स इन एरियर है। रिजर्व सरप्लस से हमें भी कोई मतलब नहीं है। सिक्योर्ड लोन है, डिबेंचर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्जेस, इसको हम लिस्ट डी में शामिल करके दिखाएंगे। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है, ट्रेड पेबल्स क्रेडिटर्स दे रखे हैं। असेट्स में हमारी प्लांट इक्विपमेंट में टेंजिबल बिल्डिंग है 1,50,000, प्लांट मशीनरी दे रखी है 2,10,000। करंट एसेट्स में स्टॉक दे रखा है, डेटर्स दे रखे हैं
और कैश दे रखा है हमें। नीचे सूचना दे रखी है, प्लांट या मशीन तथा भवन का मूल्यांकन 1,50,000 और 1,20,000 किया जाता है। यानी जो वसूली मूल्य है वो प्लांट एंड मशीनरी का है हमारा 1,50,000 और बिल्डिंग का है 1,20,000। स्टॉक्स की वसूली 15,000 रुपये की हानि भी प्रत्याशित है। तो स्टॉक हमें यहाँ दे रखा है 95,000, इसमें 15,000 15,000 की हमें हानि होगी, मतलब एक्चुअल में हमें जो पैसा मिलेगा वो मिल जाएगा 95,000 माइनस 15,000 यानी 80,000। बुक डेट्स यानी डेटर से हमें 70,000 रुपीज़ ही मिलने की संभावना है। बकाया मांगे जो हमारी 1,00,000 रुपये की थी कॉस्ट इन एरियर, उसका हमें सिर्फ 90% वसूल होने की संभावना है। बैंक अधिविकर्ष भवन के अगेंस्ट में सुरक्षित है, यानी यहाँ पे जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो हमारा सिक्योर क्रेडिटर्स हैं जो हमारे स्पेशली प्लेस्ड लिस्ट बी के अंदर इसको बंद दिखाएंगे। अनसिक्योर बैंक ओवरड्राफ्ट को जो बिल्डिंग के अगेंस्ट में है तो बिल्डिंग को भी हम लिस्ट बी में ही शामिल करके दिखाएंगे। करों एवं मजदूरी के लिए जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं वहाँ पे ऑलरेडी निकाल के दिए हुए हैं 6,000 रुपये हैं, और शेष जो राशि बचेगी वो हमारी चल जाएगी अनसिक्योर क्रेडिटर्स में। तो एम कंपनी लिमिटेड का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम बनाएंगे। तो सबसे पहले दिखाएंगे हम संपत्तियों को कैसे कैसे पैसा हमारा वसूल होने की संभावना है, कैसे कैसे पैसा हमें वसूल होके मिल रहा है। तो सबसे पहले आ जाएगा, सबसे पहले हम दिखाएंगे इसमें असेट्स नॉट स्पेशली प्लेस्ड, ऐसी संपत्तियां जो स्पेशली किसी में गिरवी नहीं रखी हुई हैं। एज पर लिस्ट ए, इसमें वो सब संपत्ति आएंगी जो गिरवी रखी हुई नहीं है। तो यहाँ पर बिल्डिंग हमारी गिरवी रखी हुई है, बिल्डिंग के अलावा प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, बुक डेट्स और कैश, ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी गिरवी रखी हुई नहीं है, ये लिस्ट ए में आ जाएंगी। कॉस्ट इन एरियर था हमारा 1,00,000 रुपये का जिसकी 90% मिलने की संभावना है, तो ये भी हमारा लिस्ट ए में शामिल करके दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा कैश इन हैंड, जो है यहाँ पर 10,000 रुपये, ये पूरा पूरा मिल जाएगा कैश हमारा। बुक डेट से हमें 70,000 मिलने की संभावना थी। स्टॉक से हमें 15,000 का लॉस था, 95,000 का स्टॉक था, 15,000 का हमको लॉस की संभावना है, तो इससे हमें वसूल हो जाएगा 80,000। प्लांट एंड मशीनरी का मूल्य दे रखा है 1,50,000, और कॉस्ट इन एरियर जो अनपेड कॉस्ट थी हमारी वो थी हमारी 1,00,000 रुपये की, इस पर आपको 90% मिलने की संभावना थी, तो इससे भी पैसा आ जाएगा हमारा 90,000। तो टोटल पैसा जो हमें लिस्ट ए से मिल रहा है वो है हमारा यहाँ पर 4,00,000 रुपीज़। इसके बाद सेकंड कॉलम बनेगा हमारा असेट्स स्पेशली प्लेस्ड, स्पेशली प्लेस्ड एज पर लिस्ट बी। इसमें हमारे एक संपत्ति गिरवी रखी हुई है, वो थी हमारी बिल्डिंग। इसमें अमाउंट की 4 कॉलम बनेंगे। ए, इसमें आ जाएगा एस्टिमेटेड रिलाइजेबल वैल्यू, बी, इसके अगेंस्ट में जो आपकी अमाउंट ड्यू है, ड्यू टू सिक्योर क्रेडिटर्स। सी कॉलम में हमारा आ जाएगा डेफिशिएंसी, यदि पैसा हमारा कम पड़ रहा है तो। इसको हम अनसिक्योर में शामिल कर देंगे, यदि डेफिशिएंसी होती है बची हुई राशि को। और डी हमारा आ जाएगा सरप्लस, जिसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे आउटर कॉलम में, कैरी टू लास्ट कॉलम। इस तरह से हमारी वो है हमारी बिल्डिंग।
बिल्डिंग का जो एस्टिमेटेड वसूली मूल्य था वो था हमारा 1,20,000। इसके अगेंस्ट में हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट रखा हुआ है हमने, वो था लोन का हमारा 30,000। तो यहाँ पे हमारे पास पैसा चुकाने के लिए 1,20,000, लोन सिर्फ 30,000 का है तो डेफिशिएंसी नहीं होगी, यहाँ पे हो जाएगा हमारा सरप्लस, जिसको हम आउटर कॉलम में यानी लास्ट कॉलम में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसमें यदि डेफिशिएंसी होती है तो उसको हम ट्रांसफ़र करके दिखाएंगे लिस्ट ई में अनसिक्योर क्रेडिटर्स में, और यदि सरप्लस है तो उसको हम आउटर कॉलम के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। इस तरह से हम दिखाएंगे लिस्ट बी असेट्स स्पेशली प्लेस्ड। टोटल पैसा जो हमें मिल जाएगा वो 4 लाख मिल रहा है लिस्ट ए से, 90,000 लिस्ट बी से। तो ये जो 90,000 हमारा सरप्लस है इसको हम दिखा देंगे आउटर कॉलम में, एस्टिमेटेड सरप्लस फ्रॉम assets specially placed। ये है हमारा 90,000 रुपीज़। टोटल अमाउंट जो अवेलेबल हो जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगा हमारा एस्टिमेटेड टोटल असेट्स अवेलेबल फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स डिबेंचर होल्डर्स एंड अनसिक्योर क्रेडिटर्स। राशि हमारी आ जाएगी टोटल 4,90,000, यानी टोटल जो पैसा हमारे पास अवेलेबल है वो है हमारा 4,90,000। समरी दिखा देंगे हम, समरी ग्रॉस दिखा देंगे। इन कॉलम में दिखाएंगे समरी को हम, समरी ऑफ ग्रॉस असेट्स। इसका तरीका फॉर्मेट इसका यही रहेगा बनाने का। नेट फिगर बाहर दिखाने के बाद हम समरी भी दिखाएंगे इन कॉलम के अंदर, समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स। इसमें आ जाएगी ग्रॉस रियलाइजेबल वैल्यू, ग्रॉस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ असेट्स स्पेशली प्लेस्ड, स्पेसिफिकली प्लेस्ड। बिल्डिंग का मूल्य था हमारा 1,20,000। ऐसे ही अदर असेट्स जो थी हमारी, उनकी ग्रॉस वैल्यू थी हमारी 4 लाख। तो टोटल जो असेट्स जो ग्रॉस वैल्यू है वो हमारे पास अवेलेबल थी संपत्तियां 5,20,000 की, जिसमें से 30,000 हमने बैंक ओवरड्राफ्ट को एडजस्ट कर लिया है लिस्ट बी में। रिमेनिंग 490 हमारे पास अवेलेबल है चुकाने के लिए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को, डिबेंचर होल्डर्स को, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, यदि बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को। इस तरीके से हम दिखाते हैं असेट साइड में। एक बार वापस मैं ब्रीफ कर देती हूँ। असेट्स में 2 कॉलम बनेंगे, 2 मेन पार्ट बनेंगे। लिस्ट ए जिसमें आएंगे असेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, ऐसी संपत्तियाँ जो स्पेसिफिकली किसी के अंडर में गिरवी रखी हुई नहीं है। इसमें सब संपत्तियों का वसूली मूल्य आ जाएगा। अनपेड कॉल का कोई वसूली मूल्य है तो वो भी हम इसको यहीं पर दिखाएंगे। सेकेंड जो पार्ट है वो दिखाया जाएगा असेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड एज पर लिस्ट बी। इसमें वो संपत्ति दिखाई जाएगी जो किसी लोन के अगेंस्ट में गिरवी रखी हुई है। इसमें 4 कॉलम बनेंगे। एक कॉलम बनेगा इस संपत्ति का कितना वसूली मूल्य है, एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू। सेकंड बनेगा इसके अगेंस्ट में जो लोन है उसमें कितना पैसा हमें चुकाना है। इन दोनों को कंपेयर करेंगे। यदि हमारे पास पैसा ज़्यादा है तो डिफरेंस आ जाएगा सरप्लस में, जिसको हम आउटर कॉलम में शिफ्ट कर देंगे। यदि लोन ज़्यादा है और वसूली राशि कम है तो हमारी डेफिशिएंसी हो जाएगी। ये जो डेफिशिएंसी है ये हमारी अनसिक्योर मानी जाएगी, इसको हम लिस्ट ई में शामिल करके दिखाएंगे। यानी
सिक्योर्ड लोन के पास यदि पैसा कम पड़ता है तो बचा हुआ पैसा क्लेम करने के लिए वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। फिर एस्टिमेटेड सरप्लस फ्रॉम असेट स्पेशली प्लेस 90,000, टोटल राशि आ जाएगी हमारी जोड़ के, जिसको हम दिखाएंगे एस्टिमेटेड टोटल असेट्स अवेलेबल फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। इसकी समरी दिखा देंगे। समरी में हम ग्रोस लेजल वैल्यू दिखा देंगे असेट्स की, एक उस असेट्स की वैल्यू जो लिस्ट बी में है और लिस्ट ए की संपत्तियाँ, तो ये हमारा इनर कॉलम में दिखाया जाएगा। इसके बाद दिखाएंगे हम लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ में 2 कॉलम बनेंगे। इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे ग्रॉस लायबिलिटी दिखाएंगे और राइट हैंड साइड पे जो राशि उसके अंदर हमारी चुकाई जा रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा टू बी डिडक्ट फ्रॉम to be deducted from surplus or added to deficiency as the case may be। सबसे पहले हमारा दिखाया जाएगा कि ये जो राशि है, ये जो है वो हमारी सरप्लस है तो उसमें से इन दायित्वों को घटा के दिखाया जाएगा, और डेफिशिएंसी है तो उसको डेफिशिएंसी हमारी और बढ़ जाएगी जैसी भी सिचुएशन है। ग्रॉस लायबिलिटी सबसे पहले हमारी आ जाएगी 30,000 की, जो हमारे सिक्योर क्रेडिटर्स थे उसको हमने एडजस्ट कर ही दिया है। उसके बाद आ जाएगी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी। इसमें हमें सूचना दे रखी थी 6,000 रुपये के थे, निकाल के ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो क्रेडिटर्स फॉर टैक्सेस एंड वेजेस, टैक्सेस एंड वेजेस 6,000 की ही ग्रॉस लायबिलिटी है और 6,000 रुपये की ही इसकी नेट लायबिलिटी। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। तो सबसे पहले जो पैसा अवेलेबल था हमारे पास 4,90,000, इसमें 6,000 का पेमेंट कर दिया हमने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को। तो इसके बाद जो पैसा बचेगा वो हमारा एस्टिमेटेड अवेलेबल है, एस्टिमेटेड बैलेंस ऑफ असेट्स अवेलेबल फॉर, अब चूंकि हम प्रेफरेंशियल को पेमेंट कर चुके तब सिर्फ 2 का नाम आएगा, डिबेंचर होल्डर्स एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। डिबेंचर होल्डर्स एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, जिनका पेमेंट होता जाएगा उनका नाम लाइन में से, जैसे फर्स्ट हमने यहाँ लिखा था तो यहाँ हमने लिखा था कि अमाउंट एस्टिमेट वैल्यू अवेलेबल फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। फिर जब सबसे पहले हमने अनसिक्योर्ड प्रेफरेंशियल का हमने पेमेंट कर दिया तब लाइन में आएगा सिर्फ अवेलेबल फॉर डिबेंचर होल्डर्स एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ये लैंग्वेज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है लिखते समय कि जो क्लेम हमारा बचा है सिर्फ उसी का नाम हमको दिखाना है। तो इनके लिए राशि कितनी अवेलेबल है 490 में 6,000 पेमेंट कर दिया, अब राशि हमारे पास अवेलेबल है 4,84,000 की। इसके बाद आ जाएगा हमारा डिबेंचर होल्डर्स, तो इस पर पेमेंट करना है डिबेंचर होल्डर को जिनको फ्लोटिंग चार्ज था। डिबेंचर होल्डर्स सिक्योर्ड बाय फर्स्ट फ्लोटिंग चार्जेस, एज पर लिस्ट डी। तो ये थे हमारे 2 लाख के, इनकी ग्रॉस लायबिलिटी भी 2 लाख रुपए की और हमारी नेट लायबिलिटी भी 2 लाख रुपए की। लायबिलिटी में कोई भी चेंजेस नहीं है। अमाउंट अवेलेबल है 484, इनको चुकाना है 2 लाख। तो 2 लाख चुकाने के बाद नेक्स्ट जो राशि बचेगी वो हमारी आ जाएगी एस्टिमेटेड बैलेंस ऑफ असेट्स अवेलेबल फॉर, अब चूंकि एक ही हमारा आउटसाइड लायबिलिटी बची है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स राशि बचेगी हमारे पास 2,84,000 रुपीज़ की। इसके बाद हम पेमेंट कर देंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का।
अनसिक्योर क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ई। अनसिक्योर क्रेडिटर्स थे हमारे 40,000 के, जिसमें 6,000 हमने दिखा दिए प्रेफरेंशियल में, तो ये हमारे आ जाएंगे 34,000 ग्रॉस लाइबिलिटी और 34,000 की ही नेट लाइबिलिटी। यहाँ पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इसके बाद जो राशि बचेगी वो हमारी कहलाएगी एस्टिमेटेड सरप्लस एज रिगार्ड्स कॉन्ट्रीब्यूटरीज। अब जो पैसा बचेगा वो कॉन्ट्रीब्यूटरीज के लिए है। एस्टिमेटेड सरप्लस, क्योंकि अभी भी पैसा बच रहा है तो हमारा सरप्लस हो जाएगा एज रिगार्ड्स कॉन्ट्रीब्यूटरीज। तो इनके लिए पैसा बच रहा है कॉन्ट्रीब्यूटरी चुकाने के लिए हमारे पास 2,50,000 रुपीज़। टोटल लाइबिलिटी जो ग्रॉस लाइबिलिटी है वो हमारी आ गई है 2,70,000। अब कॉन्ट्रीब्यूटरी सबसे पहले आ जाएगा लिस्ट एफ। सबसे पहले आ जाएगा हमारा इसमें इशूड एंड पेड अप कैपिटल में। यहाँ तक तो हमारे आउटसाइड लाइबिलिटी है, उसको इस फॉर्म में पेमेंट करना है। अब हमारा क्लेम आएगा शेयर होल्डर्स के लिए, इशूड एंड पेड अप कैपिटल। इनका हम क्लेम देखेंगे कैपिटल का। इसमें सबसे पहले आ जाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एज पर लिस्ट एफ। प्रेफरेंशियल कैपिटल क्वेश्चन में नहीं दे रखे हैं तो ये हमारा हो जाएगा नील। देन इक्विटी शेयर कैपिटल, एज पर लिस्ट जी। इसमें हमारे 50,000 शेयर्स हैं। एट द रेट ऑफ 10 ईच, 5 लाख। इसमें से लेस कर देंगे, क्योंकि 1 लाख हमारी अनपेड कॉल थी, उसमें सिर्फ 90,000 ही हमारी रिकवर हुई है। 10,000 हमारी अभी भी इरिकवरेबल है, तो इसमें से लेस कर देंगे। जिस राशि का पेमेंट नहीं हुआ है वो हमारे लिए क्लेम में भी इंक्लूड नहीं होगा। इरिकवरेबल कॉल्स आ जाएंगे हमारी 10,000 रुपीज़ की। तो एक्चुअली जो क्लेम बन रहा है इक्विटी शेयर होल्डर का वो बन रहा है हमारा केवल 4,90,000। अब हमारे पास राशि जो अवेलेबल है वो 2,50,000 है। इनका जो क्लेम है वो 4,90,000 का है। यानी फाइनली हमें डेफिशिएंसी हो रही है 2 लाख, चुकाने के लिए पैसा कम पड़ रहा है कंपनी के पास 2,40,000 का। तो ये हमारी हो जाएगी एस्टिमेटेड डेफिशिएंसी। एस्टिमेटेड डेफिशिएंसी एज रिगार्ड्स कंट्रीब्यूटरीज। एज पर लिस्ट एच। लिस्ट एच में डिटेल आ जाती है कि 2,40,000 डेफिशिएंसी हुई है, वो हमारी किस वजह से हुई है। तो एक बार लायबिलिटीज़ को मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। लायबिलिटी सबसे पहले आ जाएगा टू बी डिडक्टेड फ्रॉम सरप्लस और एडेड टू डेफिशिएंसी अदर केस में भी। यानी जो हमारा लिस्ट बी में लायबिलिटी थी वो हमारी 30,000 की थी। यदि वो डेफिशिएंसी होती तो उसको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में जोड़ के दिखाते हम। सरप्लस था उसको हमने वहीं पर ऐड कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी। इसको हम पेमेंट कर देंगे। शेष राशि जो बचेगी उसमें लिखेंगे एस्टिमेटेड बैलेंस अवेलेबल फॉर डिवेंचर होल्डर्स एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। इसके बाद नेक्स्ट पेमेंट करेंगे डिवेंचर होल्डर्स या लोन जिनको फ्लोटिंग चार्ज है जो लिस्ट डी में शामिल किए गए हैं, उनका पेमेंट कर दिया जाएगा। रिमेनिंग जो राशि बचेगी इसको हम लिखेंगे एस्टिमेटेड बैलेंस ऑफ असेट्स अवेलेबल फॉर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। नेक्स्ट पेमेंट होगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का एज पर लिस्ट ई। इनके पेमेंट के बाद जो राशि बचेगी ये राशि मिलती है कॉन्ट्रीब्यूटरीज को, यानी प्रेफरेंशियल और इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो यहाँ आ जाएगा एस्टिमेटेड सरप्लस और रिगार्ड्स कंट्रीब्यूटरीज 2,50,000। ये सरप्लस भी हो सकता है और ये हमारी डेफिशिएंसी भी हो सकती थी। इसके बाद क्लेम आ जाएगा प्रेफरेंशियल कैपिटल का एज पर लिस्ट एफ और इक्विटी शेयर कैपिटल का एज पर लिस्ट जी। क्लेम निकालते समय जितनी अमाउंट पेड अप है या जितनी भी रिकवर हो चुकी है वही क्लेम बनेगा। जो इरिकवरेबल है
उसको क्लेम में शामिल नहीं किया जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमने 10,000 लेस कर दिया था। तो एक्चुअल में क्लेम हमारा केवल 490 का है, अमाउंट अवेलेबल है 250। तो यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूटर्स की कंडीशन में डेफिशिएंसी हो रही है कंपनी को 2,40,000 की एज पर लिस्ट एच। इस तरह से बनता है हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो तैयार किया जाता है किसी भी कंपनी के लिक्विडेशन की कंडीशन में। आज के लिए इतना ही।